हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और महत्वपूर्ण एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। क्या आप जानते हैं कि किसी भी आपराधिक घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर अगर विलंब से दर्ज कराई जाती है, डिले एफआईआर रजिस्टर कराई जाती है, तो उसका केस में क्या असर पड़ता है? दोस्तों, एफआईआर अगर विलंब से दर्ज कराई गई है तो विलंब से दर्ज कराने का रीजनेबल रीजन एक्सप्लेन करना होगा ड्यूरिंग द ट्रायल। केस के चलने के दौरान न्यायालय में अगर वादी पक्ष के द्वारा कंप्लेनेंट की जो साइड होती है, जिसको प्रोसिक्यूशन साइड बोलते हैं, अगर उसके द्वारा विलंब से एफआईआर दर्ज कराने को उचित तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया तो यह प्रोसिक्यूशन के लिए एक गंभीर मामला माना जाता है, यानी प्रोसिक्यूशन को यह नुकसान करता है। आज के इस एपिसोड में मैं डिले एफआईआर के संबंध में ही बातचीत करने जा रहा हूं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट जो अभी 5 सितंबर 2023 को डिलीवर किया गया, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। यह जजमेंट 302 यानी मर्डर के केस से संबंधित है और इस मर्डर के केस में फाइनली अंतिम अपील की सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदयों के द्वारा डिले एफआईआर पे गंभीर टिप्पणी की गई है और एक नया प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोगों की प्रैक्टिस के दौरान अगर आप एडवोकेट्स हैं तो यह केस लॉ जरूर काम आएगा। अगर आप किसी तरीके से किसी भी जुडिशरी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी सुप्रीम कोर्ट के इस केस लॉ को जानना चाहिए। तो दोस्तों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और इस संबंध में कानून क्या कहता है। साथियों, एक मामला था 1989 के आसपास का। उस समय झारखंड अलग से नहीं बना था, तो यह मध्य प्रदेश का मामला था। हालांकि अब जो डिसाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट से, अब ये झारखंड का कहा जाएगा क्योंकि अब वो इलाका झारखंड में आ गया है। तो एक व्यक्ति की हत्या होती है, उस हत्या में 3 लोगों को एक्यूज्ड बनाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आती है और ट्रायल चलता है। प्रोसिक्यूशन साइड के द्वारा कुल 15 विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है ड्यूरिंग द ट्रायल। पूरा ट्रायल खत्म होने के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बिलासपुर के द्वारा उन तीनों आरोपियों को गिल्टी होल्ड कर दिया जाता है, यानी दोषी पाया जाता है। और दोषी पाए जाने के उपरांत इन तीनों आरोपियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा का फैसला दिया जाता है। हां दोस्तों, कन्विक्शन कर दिया जाता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 1991 में यह कन्विक्शन हुआ था, 13 जुलाई 1991 में सेशन कोर्ट के द्वारा। जाहिर है कि सजा के बाद जो आरोपी थे, दोष सिद्ध किए जा चुके थे, वो अपील करेंगे। तो वो झारखंड हाईकोर्ट बिलासपुर की बेंच के सामने अपील दाखिल करते हैं। 2010 में फाइनली 17 अक्टूबर 2010 को इस अपील में झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाता है और सेशन कोर्ट का जो कन्विक्शन का जजमेंट था उसको कंफर्म कर दिया जाता है, यानी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा जाता है। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल की जाती है दोषी व्यक्तियों के द्वारा। तो दोस्तों, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है, फाइनली क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किया जाता है और क्या आदेश दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 2 क्रिमिनल अपीलें दाखिल की जाती हैं। अपील संख्या 2216 एंड 2217/2011 हरिलाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, अब छत्तीसगढ़ में है। यह डिटेल पूरी आपके स्क्रीन पर है अपील की। इस अपील की फाइनल सुनवाई होती है, फाइनल जजमेंट आता है 5 सितंबर को। महत्वपूर्ण बात जो इसमें कही जाती है कि जांच के दौरान कई ऐसे बिंदु थे जिन पे जांच नहीं की गई। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर कोई जांच नहीं की गई। मर्डर की कोई खास वजह पता नहीं चल पाई, मोटिव प्रूव नहीं हो पाया। और महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि विटनेसेस के स्टेटमेंट में जो विटनेसेस प्रोड्यूस किए गए थे, एग्जामिन किए गए थे प्रोसिक्यूशन के द्वारा, आपस में कई खामियां हैं, कई विरोधाभास भी हैं।
एम्बेलसमेंट है उनके स्टेटमेंट में। और एक और जो महत्वपूर्ण बात कही गई कि एफआईआर विलंब से दर्ज हुई थी। जिस दिन मर्डर की घटना हुई थी एफआईआर उस दिन दर्ज नहीं हुई, एफआईआर उसके नेक्स्ट डे थाने में दर्ज कराई गई थी। और विलंब से एफआईआर क्यों दर्ज हुई इसका कोई भी रीजनेबल रीजन ड्यूरिंग द ट्रायल एक्सप्लेन नहीं किया गया था अभियोजन पक्ष के द्वारा। इस तरीके की बातें कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा कहा जाता है, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, इन दो न्यायमूर्तियों के बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई और जजमेंट डिलीवर किया गया। इनके द्वारा कहा जाता है कि एफआईआर जब विलंब से दर्ज हुई हो तो अदालतों को और अधिक सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, सबूतों की सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कोई अतिशयोक्त नहीं है। हां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि जहां पर एफआईआर विलंब से हो और खास तौर पर जब घटना का कोई चश्मदीद गवाह ना हो तो अदालतों को बहुत सतर्क होना चाहिए, बहुत सावधानी से सारे विटनेसेस एविडेंस को एवेल्युएट करना चाहिए, अप्रिसिएट करना चाहिए और बहुत मैन्युटली डीपली एप्रिसिएशन के बाद। और डीपली एप्रिसिएशन क्यों करना चाहिए कि अभियोजन की कहानी बहुत बढ़ा चढ़ा करके तो पेश नहीं की गई। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए फाइनली ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो सेशन कोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखा था उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, यानी कन्विक्शन के जजमेंट को निरस्त कर दिया जाता है और आरोपियों को दोष मुक्त का आदेश पारित कर दिया जाता है। दोस्तों हां साथियों, 302 मर्डर के केस में जिसमें सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा कर दी, हाई कोर्ट ने उस उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी 5 सितंबर को उसकी सभी तीनों आरोपियों को की सजा को निरस्त कर दिया और उनको दोष मुक्त कर दिया। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल एफआईआर के संबंध में है, डिले एफआईआर के संबंध में जो आपके तमाम केसेस में ड्यूरिंग द प्रैक्टिस काम आएगा। साथियों यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।